हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज लाया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले धातु एंड अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल से जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है सभी को यहाँ पे करने वाले एक्सप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपके एग्जाम में। इस लेसन से अच्छा अच्छा सवाल देखने को मिलता है और बंदा इस लेसन में बहुत से सवाल में फंस जाता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी सवाल में फंसो, आप सभी सवाल को हल करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन सवाल को मैंने कर दिया है इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो बहुत अच्छी बात, आप किसी भी बोर्ड से हो ट्रांसलेट किया हो तो समझ में आएगा। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, पीडीएफ इसको मिल जाएगा। यानी कि आज नहीं तो कल पीडीएफ इसको मिल जाएगा शाम तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और वन बाय वन करके जवाब देना है। तो यहाँ पे आपको लगभग 50 सवाल का आसपास मिलेगा। पेशेंस बना के रखेंगे एंड आपको पूरा सवाल बताना है और नीचे लास्ट में कमेंट भी करना है कि कितना आपने सही बनाया। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा बने रहेंगे पूरे लास्ट तक। चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी सवाल। यानी कि लोहा और इस्पात जो है इसको अगर जंग से बचाना है, जंग से सुरक्षित करना है तो उस पर धातु की पतली परत चढ़ाते हैं ना। पतली क्या चलते, परत, लेयर चढ़ाते हैं। और उस लेयर का नाम क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है या जिंक है। तो उस पर हम लोग जिंक यानी कि जस्ता की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, जस्ता की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा, जस्ता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। देखिए, आपको पता है विद्युत अपघटनी क्या होता है। जब पानी में अगर हम बिजली को डालेंगे यानी कि करंट को जब डालेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दो भाग में डिवाइड मतलब बट जाएगा, एनोड और कैथोड में बट जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप पढ़े हुए केमिस्ट्री में इस तरह से प्रयोग किया जाता है जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया करता हो, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते। तो इसमें क्या होता है ना, अशुद्ध धातु यानी कि एक जो है शुद्ध धातु एनोड होता है, एक कैथोड का दो क्षण होता है। तो अशुद्ध धातु बनाया जाता है। किससे अशुद्ध धातु बनाया जाता है, यानी कि एनोड को अशुद्ध बनाएंगे या कैथोड को अशुद्ध बनाएंगे, है ना। तो अशुद्ध धातु बनाने के लिए हमको एनोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका, एनोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिएगा, एनोड पर अशुद्ध धातु यानी कि एनोड को अशुद्ध माना जाता है और कैथोड को शुद्ध माना जाता है। ठीक है ना, एनोड को अशुद्ध माना जाता है, कैथोड को शुद्ध माना जाता है। ये है आपका एनोड। और इसको एनोड को जो ना प्लस यानी कि एनोड को पॉजिटिव बोला जाता है। ठीक है ना, धनात्मक। और कैथोड को नेगेटिव बोला जाता है। ये सब पॉइंट में याद रखना है, बहुत सारे बंदे फंस जाते हैं इसमें। आगे सवाल बनता है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव करने वाला। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आप जब किताब को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु है। पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, क्या बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण। देखिए, इस सवाल को पढ़ने के बाद बहुत सा बंदा फंस जाता है या कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कभी कभी 2-3, कभी कभी 3-1, कभी 3-2, कभी 3-1 देता है, कभी 1-3 देता है। यानी कि इसमें इन दोनों में बंदा फंस जाता है। अब अगर इसका फॉर्मूला, अगर एक्वा रेजिया का फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा ना तो कभी नहीं फंसोगे ना। अगर फॉर्मूला को याद है तो कभी नहीं फंसोगे। इसका क्या मतलब मिस्टेक होगा, देखिए आप जानिए कि एक्वा रेजिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ, एक्वा रेजिया का जो फॉर्मूला होता है 3HCl, ठीक है, प्लस HNO3। ये है एक्वा रेजिया, है ना, ये है एक्वा रेजिया का फॉर्मूला। इसको याद कर लो तुम लोग। ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कितना पीस है, देखिए 3 पीस है ना, 3 लगा हुआ मतलब HCl 3 पीस है। और HNO3 ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। क्या है, HNO3 पूरा नाइट्रिक अम्ल है। और ये कितना पीस है, ये है 1 पीस। अगर यहाँ पे 2-3 देते तो होता 2-3, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1 पीस है नाइट्रिक अम्ल और 3 पीस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखना सवाल कैसे बोलता है। पहले अगर बोलेगा HCl बोलेगा तो पहले 3 लिखेंगे, नाइट्रिक बोलेगा तो 1 लिखेंगे, यानी कि 3 और 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगर घुमा के बोलेगा कि नाइट्रिक अम्ल और
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या है, तो पहले नाइट्रिक बोलेगा तो पहले 1 लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में बोलेगा तो आपको 3 लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो याद आराम से बना लेगा। तो एक बार इस जगह तुम लोग सूत्र जो है कॉपी में नोट कर लो, ओके, कभी मिस्टेक नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगाते हैं। जो खाने वाला जो पदार्थ होता है ना, जिसमें हॉर्लिक्स वगैरह बहुत कुछ ऐसा है जो खाते हैं, तो उसमें जिंक का लेप नहीं चढ़ाते हैं, हम लोग टिन का चढ़ाते हैं। टिन का लेप चढ़ा के मिलता है, क्यों ऐसे इसलिए क्या आता है, क्योंकि देखो बोलता है जिंक की अपेक्षा टिन महंगा, महंगा से कोई मतलब नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक, इससे कोई मतलब नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील, बिल्कुल टिन से ज्यादा जिंक जो है ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो खाना जो भोजन जो रखा हुआ है वो खराब हो जाएगा, जो खाने वाला पदार्थ है ना वो खराब हो जाएगा। इसलिए जिंक को पेंट नहीं करते बल्कि टिन का पेंट लगाते हैं, टिंक का जो लेयर लगाते हैं, ठीक है, टिंक की परत चढ़ाते हैं। ओके, चलिए। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर, इसको याद कर लो तुम लोग, एंड आपको याद भी होगा और ये सवाल पूछा भी गया है, ठीक है, कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बना जो चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं या एनोडीकरण कहते हैं या स्मृतिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एनोडीकरण। क्या होता है? एनोडीकरण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। एल्यूमिनियम पे बोला जाएगा तो एनोडीकरण होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ओके, देखो ऐसे तो जो धातु होता है ना, धातु का गलनांक सबसे ज्यादा, मतलब धातु का गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ कुछ धातुएं हैं जैसे कि सोडियम, सोडियम और पोटेशियम, ये दो धातु है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हमारा हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है, नीचे आंसर भी कर रहे होंगे। ये सवाल में बंदा फंसता है कि आयनिक यौगिक कौन? देखिए, आयनिक यौगिक पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है और मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सिंपल से जानो, आयनिक यौगिक जो होता है यानी कि आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें एक धातु और एक अधातु, यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर बनाता है, ठीक है। एक धातु, जब भी यौगिक बनेगा, ये कंपाउंड है, जब भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें एक धातु और एक अधातु रहेगा। अब चलिए देखते हैं। HCl हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन अधातु है। क्या है? हाइड्रोजन अधातु। क्लोरीन तो ऑलरेडी अधातु है, तो अधातु मिलकर कभी नहीं, कभी आयनिक यौगिक कभी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। CCl4 ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन तो ऑलरेडी अधातु है और क्लोरीन भी अधातु है ना जी। कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, तो कार्बन ऑलरेडी अधातु है और क्लोरीन भी अधातु है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, KCl की पोटेशियम क्लोरीन, तो पोटेशियम क्या है? धातु है ना। जो KCl जो देख रहे हैं ये है क्या? ये है मेटल और ये है नॉन मेटल, तो धातु धातु मिलकर जो बनेगा यही होगा क्या? राइट आंसर, यानी कि यही होगा आयनिक यौगिक। तो याद रखो, जब भी आयनिक यौगिक होगा तो धातु और अधातु रहेगा, उसमें एक धातु और एक अधातु 100% रहेगा तभी होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। ओके, चलिए। बॉक्साइट निम्न से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार आ चुका है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी कि किस ओर, मतलब क्या होता है? अयस्क होता है। किस धातु का अयस्क है यहाँ पे? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे का परमाणु संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड आपको लोहे की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। और ये ना, ये धातु अधातु चैप्टर में आपको मिलेगा। कार्बन उसके यौगिक उसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण चैप्टर, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ फिगर आप उसको देखोगे। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट धातु अधातु का नाम है जिसका सीरियल नंबर आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो 26 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 26 जो है यहाँ पे क्या है? लोहे का। और 23 जो देख रहे हैं ये क्या है? 23 एक भी नाम का एक धातु है, इसका है। 25 जो देख रहे हैं ये मैग्नीज का है, Mn है। और 24 जो देखिए क्रोमियम का है, ठीक है ना। तो यही है हमारा राइट आंसर, क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। सीने बार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत होता है। जब सीने बार को गर्म करेंगे, सीने बार क्या है? पारा का अयस्क है। सीने बार को जब गर्म करेंगे तो ऑक्साइड में बदल जाएगा, तो पुनः गर्म, फिर उसको फिर से गर्म करेंगे तो कौन सी धातु बनेगा? जाहिर सी बात, सीने बार अयस्क है पारा का, है ना। और उसको अगर सीने बार को गर्म किया तो एक ऑक्साइड बना, और उसको फिर से गर्म किया तो बन गया एक धातु, और उस धातु का नाम क्या है? पारा। पारा कौन होता है? Hg, है ना। पारा का संकेत क्या है? Hg होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा? आप इसको याद रखेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH हो गया,
और जिंक से क्या अभिक्रिया करेगा, तो ये बनेगा क्या, Na2ZnO2 जिंकैट, ठीक है, सोडियम जिंकैट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकैट, याद कर लो, सोडियम जिंकैट और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए Na2ZnO2 ये बनेगा, ओके, सोडियम जिंकैट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जी। लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो लोहे पर जो जिंक की का जो लेयर चढ़ाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं संक्षारण या गैल्वेनीकरण या पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो लोहे पे जिंक चढ़ाना यानी कि गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण, क्या बोलेंगे, गैल्वेनीकरण। इसको हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण। देखिए इंग्लिश वाला भी वर्ड आ जाता है और हिंदी में समझना, जस्ती तो समझ में आ रहा, जस्ता, जस्ती जिंक से जस्ता है ना, जस्तीकरण, और गैल्वेनीकरण इसी को बोलते हैं। गैल्वेनीकरण बोलो, गैल्वेनाइजेशन बोलो इंग्लिश में। आगे बढ़ते, कौन अधिक अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। देखिए जो आपको धातु में का जो क्रियाशील वाला जो क्रम संख्या जो दिया हो किताब में, उसको याद करना है। ये ऑटोमेटिक आपका जो ऑप्शन है ये ऊपर से क्रियाशील वाला धातु है। इन चारों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है कॉपर है, कॉपर सबसे ज्यादा, इन चारों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन, कॉपर है। उसके बाद यहाँ पे ये है, उसके बाद फिर एजी है, उसके बाद एयू है, ठीक है ना। लेकिन अगर सबसे ज्यादा बोला जाए तो क्या होगा, पोटेशियम, अभी मैंने पढ़ाया था पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होता है। यानी कि जो विद्युत अपघटन होता है, अभी मैंने बताया था, जो पानी वाला एनोड कैथोड लगाते हैं, पानी में करंट डालते हैं, तो पानी में जो है बट जाता है ना, तो एनोड पे निकलता है, कुछ कैथोड पे निकलता है, ठीक है। तो एनोड इलेक्ट्रॉन किस पे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड पे। किस पे, एनोड। एनोड किधर होता है, बाएं तरफ होता है, पॉजिटिव इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको एनोड बोलते हैं। और ये क्या होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। एनोड क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसको एकदम याद करना, इससे बंदा मतलब 90% बंदा फंस जाता है, एनोड कैथोड में कंफ्यूजन हो जाता है। ये नेगेटिव होता है कैथोड में, ठीक है ना। और कैथोड को बोलते क्या, ये शुद्ध है, कैथोड क्या है, शुद्ध है, याद करिए शुद्ध है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। धातु में उष्मा और विद्युत की क्या होती है, धातु जो है उष्मा और विद्युत के चालक होता है। क्या होता है, चालक, यानी कि धातु में अक्सर जो धातु उसमें उष्मा भी चल सकता है और विद्युत भी चालन कर सकता है। तो यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे ड्राइवर लिखा गया, यहाँ पे गलतियां हैं, कुछ और यहाँ पे होना चाहिए, अच्छा कंडक्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। धातु में आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है, आवर्त सारणी पढ़ेंगे आप पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें धातु जो है किधर है, दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है। तो आपको पता चलेगा कि धातु जो है बाईं ओर है, ठीक है, केंद्र में, बाईं ओर केंद्र में, हाँ बाईं ओर केंद्र में भी आ जाता है धातु। जो आप जब पढ़ेंगे ना, ये वाला जब लिस्ट पढ़ोगे तो लगभग इतना दूर तक धातु आ जाएगा, फिर थोड़ा सा इधर दाएं तरफ धातु आ जाएगा, बीच में आपका उप धातु मिलेगा, इधर धातु मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी बाईं ओर होगा, बाईं ओर केंद्र में, दाएं नहीं बल्कि बाईं ओर। आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, ए होगा, बाईं ओर केंद्र में धातु बोला जा रहा, और अगर अधातु बोलेगा तो दाईं ओर होगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एस आई जो लिखा हुआ है, क्या है, सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, ये एस आर्सेनिक है, एस जो है ना ये आर्सेनिक का, ये सुबीडियम है। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सुबीडियम जो तत्व है, इसको क्या कहते हैं, क्रियाशील धातु कहते हैं जी, या अक्रियाशील धातु कहते हैं, या अधातु कहते हैं, उप धातु कहते हैं। तो इसको कहते हैं उप धातु, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उप धातु कहेंगे, ओके। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट, बेरियम भी आता है उप धातु में, बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सुबेडियम हो गया, है ना, ये सब बहुत, एंटीमनी एक आता है, एंटीमनी एटी, ये भी क्या होता है, उप धातु में आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधातु में आवर्त सारणी में किधर है, देखिए अधातु आवर्त सारणी में दाईं ओर है, किधर है, दाईं ओर अधातु है, यानी कि दाईं ओर क्या है, अधातु है, बाईं ओर जो है वो धातु है। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे। सोना का धात्विक चमक कैसा होता है, सोना का जो चमक होता है ना कैसा होता है, सफेद होता है या लाल भूरा वर्ण होता है या पीट वर्ण होता है। तो सोना का कलर आप देखोगे पीट, मतलब थोड़ा सा पीला टाइप का रहता है, तो उसका जो कलर का नाम है पीट वर्ण नाम है, क्या नाम है, पीट वर्ण नाम है, ओके याद रखिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सवाल है, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। आपको पता है चांदी का बर्तन है या तो फिर कोई गहना होगा चांदी का, उसको अगर वायु में खुला छोड़ देंगे तो उस पर काले काले धब्बे पड़ जाएंगे। उस धब्बे का नाम क्या है, वो जो धब्बा पड़ता है उसको क्या कहते हैं। देखिए सिल्वर क्लोराइड जमेगा, या तो फिर सिल्वर सल्फाइड बनेगा, या सिल्वर नाइट्रेट बनेगा, तो वो बनेगा सिल्वर सल्फाइड। क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा। यानी कि जो सिल्वर नाम का जो आभूषण है, या तो चांदी का कोई बर्तन है या चांदी का कोई गहना है, वायु की उपस्थिति में क्या होता है, काला हो जाता है ना। वायु में अगर खुला छोड़िएगा तो अक्सर वो काला उसको धब्बा पड़ जाता है, तो वो धब्बा क्या, सिल्वर सल्फाइड है। क्या है, सिल्वर सल्फाइड है।
आगे बढ़ते जी। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, 2 किलोमीटर तक। समझा रहा ना कि अगर 1 ग्राम की हैसियत ही क्या है आप जान सकते हैं। 1000 ग्राम होता है तो 1 किलोग्राम होता है। 1000 कितना हल्का होगा सोच सकते हैं आप। और उस 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है, 2 किलोमीटर तक। तो सोचो अगर 1000 ग्राम रहेगा तो कितना किलोमीटर बनेगा। देखो यार 2000 किलोमीटर तक लंबी तार खींच सकता है अगर 1 किलो सोना रहेगा तो। ठीक है, तो बोलता है कि उसकी वो जो गुण है ना, वो जो खूबी है सोने में, उस खूबी को क्या कहते हैं। उसको बोलेंगे क्या, देखो आघात वर्धन्यता या तन्यता या कठोरता, उसको बोलेंगे तन्यता। क्या बोलेंगे, तन्यता मतलब तार, मतलब टान टान के लंबा कर सकते हैं आप ना। सोना के पतली पतली से तार बना सकते हैं, पतली से पतली तार। देख सकते हैं 1 ग्राम में कितना लंबा हो गया। लेड तथा मरकरी उसमें क्या है, देखो लेड और मरकरी। लेड क्या है, लेड समझ रहे ना, और मरकरी क्या है, पारा। लेड मतलब शीशा है, मरकरी पारा। ये उष्मा का क्या है, एकदम कम चालक है, मतलब इसमें बहुत कम चालक, मतलब इसमें जो है ना हीट जो है प्रवाहित बहुत कम होता है। सॉरी डियर, यहाँ पे चालक, यहाँ पे चालक ही लिखा हुआ है, ड्राइवर लिखा हुआ है कुछ और, यहाँ पे चालक का अलग नाम होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं। ओके, पारा जो बोल रहा है विद्युत प्रवाह में क्या उत्पन्न करते हैं, देखिए पारा समझ रहे हैं, मरकरी। मरकरी में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये होता है क्या ना, ये बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। यानी कि अगर पारा से आप विद्युत धारा को गुजारना चाहोगे, इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो गुजार नहीं पाओगे। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते सवाल है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। बहुत जल्दी हम लोग क्लास को खत्म करने वाले, बस 25 क्वेश्चन हो गया, बस कुछ और सवाल, 25 सवाल और। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड, इस ये सवाल धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड ये दोनों बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर जो है क्षार बनाएगा। क्या बनाएगा, क्षार, जिसको अल्कली बोलते हैं। ओके, और अधातु वाला भी सवाल आने वाला है, देखो आगे यहाँ पे। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। देखिए अधातु का ऑक्साइड अगर जल में घोलेंगे उसको, तो अधातु का ऑक्साइड अगर जल में घुलता है तो वो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। तो याद रखेंगे, धातु के ऑक्साइड जल में घुलेगा तो क्षार बनेगा, और अधातु का ऑक्साइड जल में घुलेगा तो अम्ल बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। वाह वाह, मतलब बहुत ऐसा जो धातु है, कुछ कुछ मतलब धातु है जो बहुत हाई लेवल पर, जो है ना हाई लेवल पर, हाई टेम्परेचर भी ऑक्सीजन से काम नहीं करता। मतलब हाई टेम्परेचर भी होता है ना, तो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता। और वो धातु कौन, सोना और चांदी। कौन है, सोना चांदी जो है वो, देखते ना सोना तो ऐसे भी, सोना तो कुछ होगा नहीं, मतलब उसमें, मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता ही नहीं। हाँ चांदी कभी कभी कर लेता है, मतलब चांदी बोला जाए तो सोना से कम है, लेकिन सोना एक प्योर है जो कभी नहीं करता है। और ऐसे भी सोना जो है एकदम मुक्त अवस्था में पाया भी जाता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करते हैं। देखिए सोडियम और पोटेशियम ये दो धातु है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। आपको पता है सोडियम को हवा में छोड़ेंगे तो क्या होगा, हाँ आग लग जाएगा, है ना। पोटेशियम भी वही हाल है। तो ये तेजी से अभिक्रिया करता है ठंडे ठंडे जल में। कुछ धातु गर्म जल में भी अभिक्रिया करता है, कुछ धातु ठंडे जल में करते हैं, कुछ भाप में भी करता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये ठंडे जल के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से अधातु चमकीला है। देखिए अधातु तो अक्सर अधातु चमकीला नहीं होता है, अधातु में कोई चमक ममक नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कलम है, कलम में कोई चमक नहीं। प्लास्टिक है तो वो तो खैर अलग है ना, जैसे लकड़ी है तो चमक नहीं है। तो अक्सर अधातु में चमक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब के सब अधातु है। ठीक है ना, तो इसमें जो अधातु आयोडीन है ना, आयोडीन चमक होता है, आयोडीन में चमक होता है। आयोडीन और ग्रेफाइट, ये याद रखो, आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होता है, जो कि दोनों अधातु है। और चमक किस में होता है, चमक अक्सर धातु में होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है जो अधातु होते हुए भी चमक पाया जा रहा, और सबसे अधिक चमक होता है आयोडीन में। ओके, आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, क्या कारण है, क्या कारण है धातु के बर्तन में खाना बनाने का रीजन क्या है। एक्चुअली अगर धातु के बर्तन में खाना नहीं बनाएंगे तो मतलब जल्दी नहीं बनेगा। तो धातु के बर्तन में इसलिए बनाते हैं ताकि जल्दी से वो मतलब हीट हो जाए, है ना, खाना बन पाए। ठीक है, देखिए सुचालक को क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, कुचालक को इंसुलेटर बोलेंगे। वहां पे सवाल थोड़ा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मीनिंग स्पेलिंग में गलती हो गया है। यहाँ पे चालक, चालक सुचालक को कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, चालक। और कुचालक, कुचालक यानी कि आचालक, तो इसको बोलेंगे इंसुलेटर। ठीक है ना, इंसुलेटर बोलेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश वाले थोड़ा सुधार लेना यार,
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है, कौन सा मेटल है? विच ऑफ दिस मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल जो है पाया जाता है? सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मरकरी। तो ये है धातु है पारा, मरकरी, है ना। ये जो है ना धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और एक अधातु भी है। तो ये भी सवाल आपके सामने हाजिर है, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन जो है, सॉरी ये होगा, ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन अधातु है, ये अधातु है। और पारा क्या है? धातु है। तो पारा जो है दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन भी और पारा भी दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा धातु के नाम से है और ब्रोमीन अधातु के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा धातु अधातु, ये कंफर्म बहुत बार सवाल पूछा गया ये वाला। समझा? पीतल क्या है? देखो पीतल याद कर लो, जी, ये क्या है? तांबा जस्ता से मिलकर बनता है पीतल, इसको बोलेंगे मिश्र धातु। जब दो या दो से अधिक धातु मिलकर एक नया यौगिक बनाता है तो उसको बोलेंगे मिश्र धातु। ओके, तो तांबा जस्ता मिला और क्या बना? पीतल बन गया, पिताजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात यानी कि स्टील में कार्बन के कितना परसेंट है? तो लगभग 2.2% देता है ना, 1 या 2 कुछ देता है, यानी कि 2 ही परसेंट मानो कार्बन का जो प्रतिशत है स्टील में वो 2% के आसपास है। तो आंसर क्या हो गया? डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं डियर, कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? सब कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फाइड। विद्युत का सुचालक, देखिए अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक, सुचालक का मतलब हुआ जिससे बिजली पार हो रहा। हालांकि अधातु से बिजली पार नहीं होता है, लेकिन एक है बेचारा ग्रेफाइट, ये अधातु है लेकिन धातु जैसा काम करता है ना, तो इससे बिजली प्रवाहित होता है, ये सुचालक है। ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? एक अपरूप है, जो क्या है? कठोर है ना। ग्रेफाइट समझ रहे हैं ना, पेंसिल में जो ब्लैक वाला जो होता है वही ग्रेफाइट है। तो मुलायम तो नहीं होता है, द्रव में रूप में नहीं रहता है या गैस के रूप में तो नहीं रहता है, ये कठोर रहता है ना। ऑप्शन क्या होगा? हार्ड, यानी कि इसको आप हार्ड बोल सकते हो, हार्ड रहता है, कठोर। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। देखो आपको पता है जो शुद्ध सोना होता है वो शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? आपको ये पता होना चाहिए शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है। तो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है, शुद्ध सोना, ठीक है ना। लेकिन आभूषण अगर 24 कैरेट वाला सोना से बना देंगे तो आभूषण बन ही नहीं पाएगा, वो शेप नहीं बन पाएगा। हम जो आकार बनाना चाहेंगे, आभूषण बनाना चाहेंगे, वो बन नहीं पाएगा। तो उसमें हम कुछ तांबा वगैरह, कॉपर वगैरह मिलाया जाता है। तो उसके लिए 22 कैरेट सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 22 कैरेट सोना जो है मिलकर आभूषण बनाया जाता है। ओके, 22 कैरेट सोना। आगे बढ़ते हैं। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखें? देखो दो धातु है, एक सोडियम एक पोटेशियम, ये दोनों जो है ना बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है। दोनों को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, लेकिन सोडियम ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों अगर वायु से अभिक्रिया करेगा तो जल उठेगा, है ना, इसलिए ना इसको वायु में डुबा के रखते हैं। तो सोडियम इस टाइप का ज्यादा सवाल आता है, पोटेशियम तो बहुत कम पूछता है, लेकिन याद रखें पोटेशियम भी है और सोडियम भी है। सोडियम ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा के, केरोसिन तेल समझ रहे हैं, यानी कि मिट्टी का तेल होता है जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा था? तो एक धातु था, है ना, अब एक अधातु है जो पानी में डुबा कर रखता है। तो देखिए फास्फोरस है, तो ये श्वेत फास्फोरस है। लाल फास्फोरस तो आप देखते हैं जो काटी, जो सिलाई क्या बोलते हैं, सलाई बोलते, सलाई समझ रहे ना, अरे माचिस काटे समझ रहे ना, सलाई जिससे हम जलाते हैं चूल्हा वगैरह, सलाई माचिस, है ना। तो माचिस के ऊपर जो लाल लाल बना होता है वो फास्फोरस रहता है। तो लाल फास्फोरस तो है क्योंकि तो वो तो खुला में है, वो उतना घातक नहीं है, लेकिन श्वेत फास्फोरस घातक है। इसको रखते हैं पानी में डुबा के, कहाँ रखते हैं? पानी में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। और सोडियम को केरोसिन तेल में, ये दोनों को याद रखेंगे। तांबा एवं टिन मिश्र धातु है, तांबा टिन मिलके क्या बनेगा? तो कांसा बनेगा। क्या बनेगा? कांसा बनेगा। याद कर लो, ऐसे याद कर लो, ता टी, देखो याद कर लो, ता टी, ता से तांबा, टी से टिन, और ये क्या है? कांसा बना, ठीक है, जिसको ब्रोंज बोलते हैं, ब्रोंज। तो आंसर क्या हो गया? बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या है? देखो सीसा टिन, सोल्डर याद करो, सोल्डर सिटी, सोल्डर सिटी, ये सब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं। सोल्डर सिटी, सोल्डर, सी से सीसा, टी से टिन, सोल्डर सिटी।
और ये क्या हो गया, सोल्डर का मिश्र धातु। याद कर लो, ये याद करने का ट्रिक था। घरों के बिजली वाली तार पर किसकी परत चढ़ी होती है? जो घर में जो हम बिजली यूज, अरे कोई भी तार यूज करते हैं ना, उस पर देखते कवर चढ़ा होता है। अगर कवर कवर नहीं चढ़ाएगा तो हमको करंट लगेगा, मतलब हम आसानी से उसको यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो उस पर कवर चढ़ाते हैं। और कवर क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इसको पीवीसी बोला जाता है, ठीक है। पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड, पीवीसी। तो पीवीसी का जो परत चढ़ा होता है, ये जो तार जो देखते हैं जिससे करंट फ्लो होता है, उसके ऊपर जो जो परत चढ़ा हुआ है ना, वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या है? देखिए सिलिका, सिलिका सिलिकॉन वही है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं सिलिका क्या है। सॉरी, सिलिका अलग है, सिलिका आपका दूसरा चीज है, सिलिकॉन अलग है। सिलिका क्या है? धातु, अधातु या उपधातु, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिका आपका क्या होता है? अभ्रक होता है जी, है ना। सॉरी, अभ्रक नहीं, हो तो माइका होता है, अभ्रक तो माइका है। हाँ, सिलिका एक ये क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु है। इसको आप सिलिकॉन भी बोल सकते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिका उसे बोला गया। अभ्रक को माइका बोलते हैं, माइका इंग्लिश में, कंफ्यूज हो गया हम खुद, माइका बोलते हैं अभ्रक को, ठीक है ना। तो ये सिलिका क्या है? उपधातु है। ओके, आगे पढ़ते हैं। सीने बार किसका है? इसका सीने बार, यानी कि जो सीना बार जो देख रहे हैं वो क्या है? सीना बार, सीने बार देखिए, सीने बार। इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था, 12 कर दो, सीने बार है, सीने को 12 कर दो, सीने बार लिखा हुआ है, सीने बार को कर दो सीने 12, और 12 से याद आएगा पारा, और पारा को यहाँ पे पारद भी बोला जाता है, मरकरी भी बोला जाता है। तो सीने बार किसका है? इसका है पारा का है। अम्लगम क्या है? देखिए अम्लगम, अम्लगम होता क्या है? एक्चुअली अम्लगम जो है पारा का एक यौगिक है, ठीक है ना। क्या है? पारा का एक यौगिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब तक आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया होगा, और जो नहीं समझ में आया, जो मैंने बता रहा हूं अलग से, उसको प्लीज कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप कभी भूलो नहीं। जैसे कि मैंने अभी मिश्र धातु का शॉर्ट ट्रिक बताया ना, पिताजी, कांटा टी, है ना, सोल्डर सिटी, इसको याद कर लियो, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लेना, मतलब शॉर्टकट में, ताकि आप किसी टाइम भी इसको देखो तो याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जस्ता का अयस्क का नाम बताइए। देखिए जस्ता का कौन कौन अयस्क है? सीनेबार, तो सीनेबार तो पारा का अयस्क पड़त है। जिंकाइट, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। देखिए जिंकाइट जो है जस्ता का अयस्क है, क्या है? जिंकाइट। और बॉक्साइट तो क्लो, ये है ना, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। तो हमारा आंसर क्या है? जिंकाइट। जिंकाइट जो है जस्ता का अयस्क है। आगे डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट, देखिए डोलोमाइट जो किसका अयस्क है? सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, यो लोहा का। तो डोलोमाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका है जी? मैग्नीशियम का अयस्क कौन है? डोलोमाइट। एकदम याद कर लो, मैग्नीशियम का अयस्क कौन है? डोलोमाइट है। आगे बढ़ते हैं। वायुयान के ढांचे में से बनाए जाते हैं, यानी कि वायुयान का जो ढांचा बनता है, जो एरोप्लेन होता है ना, तो उसका जो ढांचा बनता है, एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हैं, एयरक्राफ्ट जो ढांचा बनता है वो पीतल का बनता है, या ब्रोंज का, या सोल्डर का, या ड्यूरेल्यूमिन का। तो देखो इसमें जो ना तांबा वांबा सब मिला रहता है, तो ड्यूराल्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ज्यादा रहता है। वायुयान जो होता है ना, जो एरोप्लेन होता है, उसमें एल्युमिनियम की मात्रा लगभग 90% एल्युमिनियम होता है, सॉरी 80% होता है, ज्यादा करके 80% होता है, बाकी जो 20% अलग अलग रहता है। तो ड्यूराल्यूमिन होगा, याद रखो। तो वो जो पूरा मिल के ना, एल्युमिनियम, तांबा वगैरह पूरा मिल मिल के ड्यूराल्यूमिन बनाए, मतलब एक अयस्क का नाम है वो, सॉरी मिश्र धातु का नाम है, मिश्र धातु का नाम। कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? देखिए बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, इनमें से सभी। तो बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, कोरंडम भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट भी, क्रायोलाइट होगा, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि इनमें से सभी। ये तीनों इंग्लिश में ही ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते, जस्ता का अयस्क कौन है? देखिए जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट, सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, यानी कि जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड भी है, और कैलेमाइन भी है, और जिंकाइट, यानी कि क्या हो गया? डी राइट हो गया। अब हमारा राइट सवाल खत्म हो रहा। तत्व, सोडियम तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो बहुत आसान सा सवाल मैंने पूछ दिया। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 11। जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, ठीक है ना। परमाणु की संख्या जितना है वही उसका इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11 है। अब खत्म करें, यहाँ पे लास्ट सवाल होता है। सबसे कठोर पदार्थ बताइए, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपको पता है, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है ना, हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। इनमें से कौन अधातु? देखिए धातु अधातु पहचानने आना चाहिए आपको। अधातु कौन है? तो देखिए सोना भी धातु है, चांदी भी धातु, लोहा भी धातु। तो ग्रेफाइट क्या है? अधातु, लेकिन धातु की तरह काम कम करता है ना, थोड़ा काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सवाल हो गया खत्म।
तो फिलहाल करते हैं यहाँ पे लास्ट वीडियो को। अगर आपको कितना मजा आया नीचे कमेंट करना, और आपने पूरा का पूरा सही बनाया तो नीचे कमेंट करो कितना सही बनाया है, कैसे लगी आपको क्लास पढ़ने में, नीचे कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप अभी तक नए हो और तो आप सबको पहले वेलकम, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप पीडीएफ लेना है तो इसमें जरूर करना। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो अपने मोबाइल में फिर से, तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है aaonlinesolutionofficial.com, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पे जाओ, आप टेस्ट भी वहां पे दे सकते हो। ओके, तो वीडियो क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय।